हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ रहे थे, ठीक है। बेसिकली हम लोग ने क्या देखा था कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मीडियम चेंज भी कर सकती है, और इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा सकती है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जब एनर्जी मेरे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो इंटरफेस में जब भी मेरे पास कोई एनर्जी आके टकराती है, इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा था वो सरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस में जब भी मेरे पास कोई एनर्जी आके टकरा रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी में तीन चीजें हो रही थी। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग जस्ट फॉर द स्टडी ऑफ वेव हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एब्जॉर्ब एनर्जी नेग्लिजिबल है, यानी उसमें मतलब जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि मान के चलो ये मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग है, और दोनों स्ट्रिंग्स में मेरे पास डिफरेंस क्या है, इसका मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी मान के चलो μ1 है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी मेरे पास μ2 है, ठीक है। तो मान के चलो अगर यहाँ से आपने इंसिडेंट वेव भेजी थी, ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट वेव आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हमको वो सीखना था। गिवन आपको इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन मेरे पास दी गई है AI एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है, दिस इज AI साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आर में। तो हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्टेड वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा दैट विल बी AR, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मान के चलो ऐसा है, दिस इज AR, ठीक है। AR was equal YR was equal to AR into, अब क्योंकि मेरे पास ट्रैवलिंग साइन वेव है इंसिडेंट वेव, तो नेचर ऑफ वेव चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्टेड भी एक ट्रैवलिंग साइन वेव रहेगी। ओमेगा वाज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो ओमेगा जो एक बार सोर्स ने इंसिडेंट वेव में प्रोवाइड की वही मेरे पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव में भी थी, तो ओमेगा टी। अब क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का ऑपोजिट था, तो जो साइन इंसिडेंट करेगा उसको ऑपोजिट साइन रिफ्लेक्टेड मिलेगा, प्लस के वॉज डिपेंडिंग ऑन बोथ सोर्स एंड मीडियम। अब क्योंकि मीडियम भी सेम है, सोर्स भी सेम है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, तो के सेम रहेगा एक्स प्लस फाई नॉट आरियस में, ठीक है। और ट्रांसमिटेड की मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, AT साइन ओमेगा टी माइनस बस के डैश का डिफरेंस आएगा प्लस फाई नॉट। सारी बात, ठीक है। जहां पे मेरे पास AR की वैल्यू कितनी आई थी, AR वाज इक्वल टू AI इंटू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1, ठीक है। AR को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इन टर्म्स ऑफ म्यू, जो मैंने आपको बताया था, तो वो आएगा AI इंटू अंडर रूट μ1 माइनस अंडर रूट μ2 अपॉन अंडर रूट μ1 प्लस अंडर रूट μ2, ठीक है। ये आपके पास आया होनी वैल्यू, ठीक है। और ट्रांसमिटेड की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, 2AI V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ म्यू मेरे पास क्या आ जाएगी ट्रांसमिटेड की वैल्यू, 2AI अंडर रूट ऑफ μ1 अपॉन अंडर रूट ऑफ μ1 प्लस अंडर रूट ऑफ μ2। समझ ना बात, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो तो हमको समझ में आ गया था, ठीक है। अब इसी चीज के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। लिखना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री। देखिए अभी हमारे पास सिचुएशन में क्या थी कि एक रोप थी, उससे कनेक्टेड दूसरी रोप थी। अब मेरे पास सिचुएशन में क्या दिया गया है कि मेरे पास एक रोप है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू दी गई है। उस रोप को एक साइड से मैंने पकड़ रखा था, ठीक है, जैसे कि पहले वाले केस में भी था, और दूसरी साइड से किसी रस्सी से नहीं, उसको एक वॉल से कनेक्ट कर रखा है। किससे कर रखा है मैंने कनेक्ट, एक वॉल से। वॉल से यहाँ पे मैंने इसको फिक्स करके रखा, फिक्स्ड एंड जिसको बोलते हैं। बात, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि मान के चलो यहाँ से मैंने एक पल्स जनरेट किया और वो इंसिडेंट पल्स कुछ AI एम्पलीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा था, अरे इसमें वो इंसिडेंट पल्स AI एम्पलीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जब इंसिडेंट होगा तो मेरे पास कुछ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, कुछ ट्रांसमिट होनी चाहिए, एब्जॉर्ब को मैंने नेग्लिजिबल मान रखा है, ठीक है। अब अगर अब आगे देखो कोई रस्सी है क्या जिसमें मेरे पास वेव ट्रैवल करने वाली है, नहीं, मैं थ्रू द वॉल कितनी एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसको मुझे स्टडी करना ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये स्टडी करना था कि वेव ऑन अ स्ट्रिंग कैसे ट्रैवल हो।
समझ में आ रही बात? तो क्योंकि मेरे पास आगे कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो मैं ये मान के चलूंगा मेरे पास ट्रांसमिटेड पल्स को भी मुझे पढ़ना नहीं। और इसमें ऐसे नहीं कि मेरे पास एनर्जी आगे कुछ पास ऑन नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उस ट्रांसमिटेड एनर्जी वो जो है वो वॉल के थ्रू पास हो रही है, किसी स्ट्रिंग के थ्रू पास नहीं हो रही है। और अभी मैं फिलहाल वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि आगे मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है, इस वजह से मैं ट्रांसमिटेड पल्स नहीं स्टडी करने वाला, मतलब मुझे इंसिडेंट के हिसाब से कौन सा स्टडी करना है, रिफ्लेक्टेड पल्स, ठीक है। हाँ भाई, तो बात करते हैं रिफ्लेक्टेड पल्स की। अगर मैं ए आर की वैल्यू देखूं, ठीक है, तो ए आर मेरे पास क्या था, ए आई इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन, हाँ या नहीं, ठीक है। और इसमें जिसको अपन लोग क्या लिख सकते थे, ए आई इंटू इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी अंडर रूट ऑफ म्यू वन माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू टू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू। समझ आ रही ना बात, ठीक है। हाँ भाई, ये मेरे पास वैल्यूज तब आती थी जब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, लेकिन क्या यहाँ पे एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है या पहली स्ट्रिंग वॉल से कनेक्टेड है, वॉल से कनेक्टेड है, तो क्या सिचुएशन सेम है? नहीं सर, एग्जैक्टली सेम नहीं है आरएस में। लेकिन अगर किसी तरीके से मैं उसको पहले दो स्ट्रिंग कनेक्टेड वाले केस से रिलेट कर सकूं इस सिचुएशन को, तो मेरा आसान मतलब आराम से आंसर आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो देखो मैं इसको कैसे स्टडी करता हूँ। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो मेरे पास यहाँ पे पल्स आ रही होंगी, ये फिक्स्ड एंड है, मतलब ये एंड यहाँ से हिल नहीं सकता, ये एंड यहीं का यहीं रह जाएगा। इसका मतलब इंसिडेंट पल्स आई, लेकिन वो इस एंड को उठा नहीं पाई, इस एंड को वो उठा नहीं पाई क्योंकि वो यहीं पे फिक्स था। तो इसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ कि मान के चलो मेरे पास वही फर्स्ट स्ट्रिंग होती जिसकी लीनियर मास डेंसिटी थी म्यू, ठीक है, उससे मेरे पास एक इंसिडेंट पल्स आ रही है ए आई एम्पलीट्यूड की, ठीक है। मैं इसको कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ वो दो स्ट्रिंग वाले से मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जिसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू, उससे मेरे पास एक इंसिडेंट पल्स आ रहा है ए आई एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अब वॉल की जगह मुझे कंडीशन क्या है कि ये एंड उठना नहीं चाहिए, ये एंड यहीं का यहीं रह जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग को मान के चलो मैंने एक ऐसे स्ट्रिंग से जोड़ रखा था, ऐसे स्ट्रिंग से जोड़ रखा था कि जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। सर उससे क्या होता है कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी जो एक इनफाइनाइट मास के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो चाहे जितना भी भयंकर पल्स आ रहा हो, क्या वो इनफाइनाइट मास को ऊपर उठा पाएगा क्या? नहीं सर। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि नेट फोर्स होता है मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, का एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास नेट फोर्स अपॉन मास, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन मास। अब मास था मेरे पास इनफाइनाइट, तो अगर मास है मेरे पास इनफाइनाइट तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है मेरे पास? जीरो, मतलब इस पॉइंट तक कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं आ रहा, तो क्या ये पॉइंट मूव कर पाएगा क्या? नहीं सर। तो ये पॉइंट यहीं का नहीं है। अरे सर यही तो चीज यहाँ पे वॉल पे भी हो रही थी, ये पॉइंट यहीं का यहीं रह गया, ठीक है। तो एक वॉल को अगर आपको ट्रीट करना है तो मैं उसको एक ऐसे रोप के समान ट्रीट कर सकता हूं जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इनफाइनाइट है। समझ में आ रही है बात? क्या? तो मैंने इस सिचुएशन को दो रो वाली सिचुएशन से ऐसे रिलेट कर दिया, ठीक है, कि फर्स्ट स्ट्रिंग एज इट इज, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन वॉल की जगह मैंने एक ऐसी स्ट्रिंग डाल दी जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इनफाइनाइट थी। क्यों? ताकि ये एंड जो है वो फिक्स रहे, वो मूव ना कर सके। फिर से मेरे पास फिक्स्ड एंड मिल रहा है। फिर से कैसा एंड मिल रहा है मुझे? फिक्स्ड एंड मिल रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ भाई देखिए, अब सर इससे मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे पास इंसिडेंट पल्स आ रही थी ठीक है, इंसिडेंट पल्स आ रही थी, मुझे स्टडी करना था कि रिफ्लेक्टेड पल्स कैसा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रांसमिटेड पल्स जो है वो किसी आगे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो ट्रांसमिटेड पल्स को पढ़ के कोई फायदा नहीं, मेरे पास सिर्फ रिफ्लेक्टेड पल्स पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पल्स का मेरे पास जो वो रहता है फॉर्मूला, वो दैट इज एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है, दैट इज ए आई इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ भाई, तो रिफ्लेक्टेड पल्स का अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं, दिस इज म्यू वन which was equal to mu, this is mu 2 which is tending to infinite आरएस में। अब एक बात देखो, mu 2 tends to infinite, तो वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास? अंडर रूट ऑफ t by mu 2, ठीक है। अब अगर mu 2 इनफाइनाइट पहुंच रही तो वेलोसिटी होगी कितनी पहुंची होगी? जीरो। तो जब mu 2 tends to infinite, that implies v2 tends to zero, that implies v2 tends to zero, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट के हिसाब से देखूं तो ar is equal to ए आई इंटू वी टू हो गया मेरे पास जीरो माइनस वी वन अपॉन जीरो प्लस वी वन, तो ए आर इज इक्वल टू ए आई इंटू माइनस वी वन अपॉन प्लस वी वन, तो ये हो गया मेरे पास माइनस वी वन। अच्छा सर, ए आर इज इक्वल टू माइनस ए आई, इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का था उतना ही एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड का रहेगा, बट
इन्वर्टेड। कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का था उतना ही एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड करेगा, लेकिन इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ। दिस इज रिफ्लेक्टेड पल्स। समझ बात? इसका मतलब जब फिक्स्ड एंड रहती है, जैसे रस्सी जारी होती है वो रस्सी वापस घूम के आ जाती है। कैसे आती है वो मेरे पास? घूम के आती है। अगर आपने ऊपर पल्स जनरेट किया तो आपके पास पल्स नीचे आएगी वापस। समझ ना बात? ठीक है, अगर मेरे पास कैसा एंड था? फिक्स्ड एंड। समझ रही बात? तो रिफ्लेक्टेड पल्स फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड हम लोगों ने स्टडी कर लिया, और रिफ्लेक्टेड पल्स फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड स्टडी करने के लिए हमने वॉल को कैसे ट्रीट किया था? एक इनफाइनाइट मास की रस्सी। ठीक है, क्योंकि भाई नई चीज कौन निकालेगा? मनुष्य को होना चाहिए आलसी, तो जो चीज पढ़ रखा था उसी से सारी चीज को मैं रिलेट करने की कोशिश करता। समझ रही ना बात? ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। ठीक है, अच्छा भाई अगर मैं रिफ्लेक्टेड पल्स की अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए आई साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। हाँ, यानी क्योंकि मेरे पास एम्पलीट्यूड नेगेटिव था, अभी जो माइनस साइन थीटा जो है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस ए आई साइन इंटू इस पूरे को मैं थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड पल्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए आई साइन थीटा। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखने की आदत थी, तो मैं इक्वेशन जब लिखूंगा तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैंने नेगेटिव साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया माइनस साइन थीटा। अब नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है मेरे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है, तो उसका उल्टा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड हो गया मेरे पास ए आई इंटू साइन थीटा था क्या मेरे पास? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट प्लस पाई। ये आ गई रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। समझ में आई बात? ठीक है, गुड। तो हम लोग को उसका फिजिकल सेंस भी समझ में आ गया और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी समझ में आ गया। ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड। ठीक है, ये भाई खुद ही खुद आप लोग बताना स्टार्ट करेंगे, पहले खुद से ट्राई करते रहो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। पहले सिचुएशन देख लो कि फ्री एंड मतलब होता क्या है, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग खुद बताओगे। हाँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड। मान के चलो ये है अपनी प्यारी रस्सी, ओहो रस्सी टेढ़ी हो गई, ये है अपनी रस्सी। ठीक है, यहां से मैंने एक इंसिडेंट पल्स जनरेट किया था ए आई एम्पलीट्यूड। फ्री एंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इस एंड को मैंने एक मासलेस स्मूथ रिंग से बांध रखा था। किससे बांध रखा था? मासलेस स्मूथ रिंग। और वो रिंग जो है वो पास कर रही है वर्टिकल रॉड से। किससे पास कर रही है? वर्टिकल रॉड से, सच दैट फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड रॉड इज नेग्लिजिबल, मतलब दिस इज इजी टू स्लाइड। आरएस में अब इजी टू स्लाइड है, तो यहां से मेरे पास कोई खींचने वाला है क्या वापस? नहीं। जब ये वाली स्ट्रिंग ऊपर खींच रही होगी तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है जो उसको नीचे खींच सकती थी? नहीं सर। इसका मतलब अगर इसने खींचा तो ये सीधा सीधा ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ऐसे एंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? फ्री एंड, जिसमें मेरे पास मूव करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ना ही तो फ्रिक्शन है, ना ही तो खींचने वाली कोई दूसरी स्ट्रिंग है। हमारी बात, सो दिस इज नोन एज फ्री एंड। हमारी बात। अब ये तो आइडियल केसेस हो गए, मतलब ठीक है, जो अपन लोग नॉर्मली आपको बुक्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे और भी आपको सिचुएशन दे सकते हैं जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि फिक्स्ड एंड था, फ्री एंड था, या दोनों के कहीं बीच का है। हमारी बात, उसके हिसाब से कंडीशंस चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिराइव कैसे कर रहा हूँ ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आईआईटी प्रोफेसर बड़े शार्प होते हैं यार। ऑब्वियस ही बात है, उन लोग को ये नहीं देखना पड़ता कि आप लोगों को कितना आता है, वो लोग ये देखते हैं कि आप कितनी गलतियां जो मिस्टेक्स जो है उसको आप लोग ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ याद रहेगा तो आप लोग वो गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, अब फिर से मेरे पास एक रस्सी है, उससे मेरे पास कोई दूसरी रस्सी नहीं है, रिंग जुड़ी हुई थी, मासलेस रिंग। अब लेकिन मुझे दो रस्सी सॉल्व करना आता था, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ दो रस्सी वाली सिचुएशन में? देखो, ठीक है, एक बार खुद से सोचो कि पिछले बार से मेरे पास फिक्स्ड एंड था, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट ये कहीं रह जाना चाहिए था, इस वजह से मैंने उसको इनफाइनाइट मास से जोड़ रखा था। अब ये फ्री एंड है, मतलब आराम से मूव करना चाहिए था, तो उसको मैं कैसे रस्सी से जोड़ूंगा वो खुद सोचो। तब तक मैं बता रहा हूँ, एक बार देखो। ठीक है ना? देखने से पहले एक बार सोच जरूर लेना।
इस सिचुएशन को मैं कैसे कर सकता हूं कि पहली रस्सी तो एज इट इज, पहली रस्सी एज इट इज जिसपे है मेरे पास ये इंसिडेंट वेव, और उस रस्सी को एक काम करो, इसको थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, ये अपनी फ्री एंड है। हाँ भाई, इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, देखो ना, ये फर्स्ट रस्सी जिसपे आ रही है मेरे पास इंसिडेंट पल्स, वो जुड़ी है एक ऐसी रस्सी से, ठीक है, जिसपे मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी लीनियर मास डेंसिटी में जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ। किसको अप्रोच कर रहा हूँ? जीरो को। अगर लीनियर मास डेंसिटी जीरो है तो क्या पहली स्ट्रिंग को लगेगा वो किसी और को उड़ा रही है? नहीं, उसको ऐसे लगेगा भाई हवा है, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, गुड। हाँ भाई देखिए, तो मेरे पास इंसिडेंट पल्स आई फर्स्ट स्ट्रिंग जिसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू दी हुई थी, वो जा रही है सेकंड स्ट्रिंग पे जिसकी लीनियर मास डेंसिटी टेंडिंग टू मेरे पास जीरो। ठीक है, ये आप इक्वल टू जीरो भी मान लो, कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, इक्वल टू जीरो। ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं, वैसे भी अपन आइडियल केस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे स्टडी करना था कि रिफ्लेक्टेड पल्स कैसी रही। ठीक है, तो मुझे पता है रिफ्लेक्टेड पल्स जो रहती है दैट इज इक्वल टू AI इंटू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1। आगे इसमें अच्छा एक बात देखो, वेलोसिटी होती है मेरे पास अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। अगर म्यूज बराबर जीरो है तो वेलोसिटी कहाँ पे अप्रोच कर रही है? इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रही है। किस पे अप्रोच कर रही है? इनफाइनाइट पे। इसका मतलब जो V2 की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, अब क्या इन्फिनिटी के साथ आपको सॉल्व करना आता है? नहीं सर, लेकिन 1 बाय इन्फिनिटी जीरो होता है ये हमको पता है। तो 1 बाय इन्फिनिटी के मैंने दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों में V2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी V2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी V2 से डिवाइड कर दिया। तो AR की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? AI इंटू 1 माइनस V1 बाई V2 अपॉन 1 प्लस V1 बाई V2। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी सर। अगर आपने वही देखा होता इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ μ1 माइनस अंडर रूट ऑफ μ2 अपॉन अंडर रूट ऑफ μ1 प्लस अंडर रूट ऑफ μ2, जहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी मेरे पास? जीरो। जीरो पुट करने पे अंडर रूट μ1 अंडर रूट μ1 तो कट के बचाएंगे कितना मेरे पास? AI। यहाँ पे भी देखो 1 बाय इन्फिनिटी जीरो, मतलब ये जीरो ये जीरो, तो 1 बाय 1 बचा 1, तो AR किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? AI के बराबर। अच्छा, मतलब जितनी इंसिडेंट पल्स थी उतनी ही रिफ्लेक्टेड पल्स और इन्वर्टेड या सेम सेंस में? सर सेम सेंस में। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला मतलब इंसिडेंट वेव अगर ऊपर से आ रही थी तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर से आएंगी, इंसिडेंट पल्स नीचे से आ रही थी तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी नीचे से आएंगी। कब? जब मेरे पास कैसा एंड था? फ्री एंड था। तो मेरे पास सेम एम्पलीट्यूड के साथ रिफ्लेक्टेड पल्स ऐसी दिखाई। समझ आ रही बात? तो रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन क्या होगी सर? YR इज इक्वल टू AR, मेरे पास AI के बराबर था साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस फाई। क्या इसमें प्लस पाई वाई आएगा? नहीं सर, प्लस पाई अगर इन्वर्ट हुआ होता तो आ। यहाँ पे तो सेम सेंस में आ रहा है कि अगर इंसिडेंट पल्स ऊपर था तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर। ठीक है, इस वजह से मेरे पास सेम फेस कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है ना? चलो, तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब अगर मेरे पास रस्सी बंधी हुई, मैंने ऊपर पल्स जनरेट किया तो नीचे से पल्स आएंगे। अगर मेरे पास रस्सी वहाँ पे खुली है, अगर मैंने यहाँ से पल्स जनरेट किया तो वहाँ मेरे पास रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर से आएंगे। अगर मैंने ऊपर से पल्स जनरेट किया होगा तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर से आएंगे। समझ आ रही ना बात? ठीक है, गुड। हाँ, अभी वही रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन और वेव का जो है अपन एप्लीकेशन ही देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, याद हो आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था मेरे पास? हाँ सर, सुपरपोजिशन ऑफ SHM बताया था कि जब एक पार्टिकल को मुझे फर्स्ट SHM और सेकंड SHM के हिसाब से, अगर दोनों के हिसाब से मुझे मूव कराना है तो रिजल्टेंट SHM कैसे रहेगा, रिजल्टेंट मूवमेंट कैसे रहेगा, दैट वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वो दो वेक्टर्स एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डालें। अब हम लोग ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स ऑफ SHM में क्या देखा था कि मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल है,
उसका ऐसा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एसएचएम y1 डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड एसएचएम के हिसाब से मान के चलो उसका ऐसा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए y2। तो जो रिजल्टेंट रहेगा कि रिजल्टेंट मोशन कैसा रहेगा उसका y net was equal to y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ठीक है, ये था मेरे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ एसएचएम। ठीक है, कि मेरे पास जो रिजल्टेंट था वो मेरे पास y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या होता है, डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या होगा। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ एसएचएम नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स लिखना है। लेकिन सर एक बात नोटिस करो कि मान के चलो मेरे पास यहाँ से एक वेव आ रही थी, यहाँ से एक वेव आ रही थी, और बीच में एक पार्टिकल बेचारा डरा हुआ है कि भाई यहाँ से भी वेव आ रही है, यहाँ से भी वेव आ रही है, मैं कैसे जाऊँगा। समझ आ रही बात। तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट मूवमेंट कैसा रहेगा अगर हमको वो स्टडी करना है, तो उससे पहले अगर हम एक चीज नोटिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो वेव जो होता है, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन अभी हम लोग कैसी वेव पढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग साइन वेव। और ट्रैवलिंग साइन वेव में हर एक पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होता है सर, एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। इसका मतलब पहली वेव जब आ रही है वो भी, उसका भी पार्टिकल एसएचएम, उसके हिसाब से भी ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करना चाहिए था। दूसरी वेव आ रही है उसके हिसाब से भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करना चाहिए था। मतलब रिजल्टेंट पार्टिकल क्या मूवमेंट करेगा, दैट इज सम ऑफ टू एसएचएम्स, दैट इज सम ऑफ टू एसएचएम। पहली वेव के हिसाब से एसएचएम क्या होना चाहिए था, प्लस दूसरी वेव के हिसाब से एसएचएम क्या होना चाहिए था, दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और सर दो एसएचएम का रिजल्टेंट क्या होता है, वो तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ एसएचएम में पढ़ रखा। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस वही चीज हम लोग घुमा के वापस से पढ़ना है। समझ आ रही बात। ठीक है, अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इसको हम लोग मैथमेटिकली बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा फिजिकली समझेंगे। ठीक है, कि मेरे पास रिजल्टेंट कैसा हो। जैसे कि मान के चलो, पहले एक छोटी सी चीज है वो लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, उसको लिखना व्हेन टू और मोर वेव्स superimpose at a point, when two or more waves superimpose at a point, then the resultant of the particle at that point, when two or more waves superimpose at a point, then the resultant of the particle at that point is the vector sum of displacement due to individual waves, that is y net is equal to y1 vector plus y2 vector. y1 vector is according to the first wave, y2 vector is according to the second wave. ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे जिस बच्चे ने डेफिनेशन लिखा है उन्होंने लिखा है when two or more waves superimpose at a point, then the resultant at that point, ठीक है, रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, हम लोग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे, हम लोग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, इस वजह से ना ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट दिखाया था आपको। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि इसी पे पूरे खेल खेल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो ये एक स्ट्रिंग थी, एक वेव ऐसी आ रही थी, फर्स्ट वेव, और दूसरी वेव ऐसी आ रही थी, सेकेंड वेव, सच दैट दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ए और ए, और दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, लैम्डा और लैम्डा। ठीक है, ताकि जब वो फिर मिलेंगी तो एक के ऊपर एक डायरेक्टली पूरा ओवरलैप कर सके। ठीक है, फिलहाल मुझे पता करना है कि ये जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही होंगी, जब एक दूसरे से ऐड हो रही होंगी, आईएसमैन, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट शेप कैसा कैसा दिखाई दे रहा होगा एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। ठीक है, इसका रिजल्टेंट मुझे कैसे कैसे दिखाई दे रहा होगा एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, मुझे ये स्टडी करना है। ठीक है, हाँ भाई, तो स्टडी करना स्टार्ट कर दे। सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसी वेव्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस वेव को वापस मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ ताकि सोल्यूशन अपन नीचे अच्छे से देख सके। मान के चलो पहली वेव, दूसरी वेव,
एक पॉजिटिव में मूव कर रही है, एक नेगेटिव में मूव कर रही है। तो जब दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे तब कैसे दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वो इंस्टेंट देख रहा हूँ जब ये एक दूसरे से जस्ट टच कर रही हो, जब एक दूसरे के एकदम पास में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्टेंट तो मैं ये बना रहा हूँ कि जब एक दूसरे के एकदम पास में आ गए होंगे तो मुझे जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो है वो ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद में कौन सा इंस्टेंट देख रहा हूँ कि ये पूरा डिस्टेंस था लैम्डा, ये पूरा डिस्टेंस था लैम्डा, आगे में। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मान के चलो ये जो है लैम्डा बाई टू आगे मूव कर, ठीक है। ये वेव भी लैम्डा बाई टू आगे मूव किया, ये वेव भी लैम्डा बाई टू आगे मूव किया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसके बाद ये रिजल्टेंट के बाद मेरे पास कैसे दिखाई देगा, कि पहली वेव मान के चलो ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीस टू। तो पहले दीस टू बना देते हैं, उस इंस्टेंट पे कैसे दिखाई दे रही होंगी उसके हिसाब से रिजल्टेंट बनाएंगे, ठीक है। पहले ये दो बनाओ कैसे दिख रही होंगी उसके हिसाब से रिजल्टेंट बनाएंगे। तो अगर ये लैम्डा बाई टू आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा दिस इज लैम्डा बाई टू, तो ये आ गया होगा दिस इज लैम्डा बाई टू, ठीक है। एक्चुअली लैम्डा बाई टू नहीं, लैम्डा बाई फोर मान के चलो, ठीक है। फिलहाल मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि इस वेव का जब आगे मूव किया और इस वेव का आगे मूव किया, मतलब जब इतना सुपर इम्पोज हुआ, ठीक है। तो पहला तो इंस्टेंट ये था कि जब ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। दूसरा इंस्टेंट कि पहली वेव यहां तक पहुंच गई है और दूसरी वेव यहां तक पहुंच गई। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। बात, जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल गया होगा, सिर्फ टॉप वाला हाफ एक दूसरे से मिला, सिर्फ टॉप वाला हाफ एक दूसरे से मिला, ठीक है। पहला फोटो मैं इस पे खींच रहा हूँ, फिर दूसरा फोटो मैं इस पे खींच रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब मेरे पास ये ऐसा इंस्टेंट हो गया होगा तो यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट वाला वेव है, ठीक है। इतने रीजन में सिर्फ फर्स्ट वाला वेव है, तो इतने रीजन का जो रिजल्टेंट रहेगा वो तो ऐसे ही दिखाई देगा। इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाला वेव है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो बीच वाला रीजन है उसमें फर्स्ट के हिसाब से भी इतना होना चाहिए था, सेकंड के हिसाब से भी इतना होना चाहिए था। जो रिजल्टेंट जो है वो दोनों का, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड ए और ए है, तो जो रिजल्टेंट है वो दोनों का डबल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव मुझे ऐसे दिखाई देगी। तो अगर ये एम्पलीट्यूड ए था तो ये रिजल्टेंट मेरे पास कितना हो गया होगा, 2a। समझना ये बात, ठीक है। फिर से नोटिस करो, पहले मेरे पास यहाँ पे था, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ अपर हाफ कोइंसाइड करते हुए माना। कैसा माना, अपर हाफ कोइंसाइड कर, ठीक है। तो जैसे ही अपर हाफ कोइंसाइड कर गया तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वेव था, इस वजह से रिजल्टेंट ऐसा, यहाँ पे सिर्फ सेकंड वेव था, इस वजह से रिजल्ट ऐसा। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें सेकंड वेव भी है और फर्स्ट वेव भी है। तो सेकंड वेव के हिसाब से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, फर्स्ट वेव के हिसाब से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, तो नेट का एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना हो गया, 2a। समझ आ रही बात, समझा नहीं समझा, ठीक है, गुड। अब देखो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने के लिए इसको कितना मूव करना पड़ेगा। अगर ये लैम्डा बाई 4 मूव कर जाए, ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला हिस्सा कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो अगर दोनों सेम वेलोसिटी v से जा रहे थे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोनों सेम वेलोसिटी, एकदम सिमेट्रिक था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा सर, लैम्डा बाई 2। कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाई 2। मतलब पहले वाले को लैम्डा बाई 4 मूव करना पड़ा, दूसरे वाले को लैम्डा बाई 4 मूव करना। हमारी बात, ठीक है। तो पहले वाले को लैम्डा बाई 4, दूसरे वाले को लैम्डा बाई 4, तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास ऐसा 2a आ गया। हमारी बात, ठीक है। अच्छे से देखो, मान के चलो, वापस से एक बार आपको ये समझा दो। हाँ, ये मान के चलो दिस वाज t इक्वल टू 0, दिस वाज t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन मान के चलो ऐसा था। अब मुझे बताना है कि t इक्वल टू t/4 पे सिचुएशन कितना है, कैसा रहेगा। t इक्वल टू t/4 पे, तो t/4 पूरे t टाइम में लैम्डा मूव कर जाएगा, तो t/4 में कितना मूव करेगा, लैम्डा बाई 4, मतलब ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, मतलब दोनों के हेड कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 था, ये होगा t इक्वल टू t/4, वही जो हम लोगों ने बनाया था। तो ये यहाँ पे मूव कर गया, ये यहाँ पे मूव कर गया, मतलब दोनों के हेड्स मेरे पास कोइंसाइड कर गए, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसी दिखाई देगी, सेकेंड स्ट्रिंग ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये सेकेंड स्ट्रिंग थी, ये फर्स्ट स्ट्रिंग थी। हमारी बात, तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग है, तो रिजल्टेंट यहाँ का ऐसा, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग है, तो यहाँ का रिजल्टेंट ऐसा। अब अगर बीच वाली रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग भी है और फर्स्ट स्ट्रिंग भी है। सेकेंड स्ट्रिंग के हिसाब से एम्पलीट्यूड a, फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से एम्पलीट्यूड
ए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना सर 2a, ये हो गया मेरे पास रिजल्टेंट। समझ बात। अब मुझे नेक्स्ट बनाना है, मान के चलो t इक्वल टू t/2 पे, नेक्स्ट t/4 टाइम की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट t/4 में और λ/4 मूव कर गया, ठीक है। तो अभी ऐसा होता है कि ये दो कोइंसाइड कर रहे थे, ठीक है। λ/4 मूव करना मतलब ये λ/4 था, ये λ/4 था, तो मेरे पास कोइंसाइड कर रहे थे। आगे इसमें नेक्स्ट λ/4 में क्या होंगे, सेकेंड स्ट्रिंग का हेड यहां तक आ गया, फर्स्ट स्ट्रिंग का हेड यहां तक आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट t इक्वल टू t/2 में सिचुएशन देखना, कुछ मेरे पास ऐसी दिखाई दे रही है कि फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसी है और सेकेंड स्ट्रिंग ऐसी, समझ आ रही है बात, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी, सेकेंड स्ट्रिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही होगी। दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज सेकेंड स्ट्रिंग। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जितना फर्स्ट स्ट्रिंग दिख रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सेकंड स्ट्रिंग दिख रहा है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग ने इस इंस्टेंट पे कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट जो है वो ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे -a था, सेकंड स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे +a था, तो रिजल्टेंट हो गया 0। वैसे फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे +a था और सेकंड स्ट्रिंग के हिसाब से होना चाहिए था -a था, रिजल्टेंट हो गया वैसे मेरे पास 0। तो मुझे पूरी स्ट्रिंग फ्लैट दिखाई देंगी t इक्वल टू t/2 पे। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट t/4 टाइम की बात, t इक्वल टू 3t/4, t इक्वल टू 3t/4। आइए इसमें मतलब हर t/4 में क्या हो रहा है कि ये पहले ओवरलैप कर जा रही थी, मतलब इतना डिस्टेंस वो पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। कि पहले ये ओवरलैप कर गया, फिर इधर चले गया, फिर नेक्स्ट t/4 में आगे चले जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट t/4 में मुझे सिचुएशन कैसी दिखाई देंगी, अभी ओवरलैप कर रहे थे, अब t/4 में आधा आगे चले जाएंगे एक दूसरे से। तो मान के चलो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसी थी, ठीक है, 3t/4 की बात कर रहा हूं, तो सेकेंड स्ट्रिंग उस टाइम ऐसी है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज सेकेंड स्ट्रिंग। तो जो रिजल्टेंट जो रहेगा, अब क्योंकि इस रीजन में सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग है तो यहाँ का मुझे रिजल्टेंट इतना दिखाई देगा, इस रीजन में सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग है तो यहाँ का रिजल्टेंट मुझे ऐसा दिखाई देगा। इस रीजन की बात करो तो सेकेंड स्ट्रिंग की वजह से भी माइनस है, फर्स्ट स्ट्रिंग की वजह से भी माइनस है, तो रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा मेरे पास -2। आगे सुन, नेक्स्ट +2/4 मतलब t इक्वल टू एग्जैक्ट t पे, t इक्वल टू एग्जैक्ट t पे और आधा आधा मूव कर गए, मतलब दोनों एक दूसरे से फिर से सेपरेट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मुझे ऐसा दिखाई देगा, सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ पे है, फर्स्ट स्ट्रिंग तो ये समझो मेरे पास ये t इक्वल टू 0 की बात की, अब से 0 t/4 t/2 3t/4 और t की बात की आपने की, मतलब हर t/4 के डिस्टेंस की बात क्यों किया मैंने, क्योंकि हर t/4 में या तो कंप्लीट मेरे पास एडिशन हो रहा था या कंप्लीट मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो रहा था। कहीं बीच की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा यहाँ का ऐड हो रहा है, थोड़ा यहाँ का ऐड हो रहा है, तो उसको रिजल्टेंट क्या होगा वो शेप समझना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ऐड हो रहा है। लेकिन हर t/4 के इंस्टेंट में वो कंप्लीट ऐड हो रहा है, या तो कंप्लीट ऐड होगा या फिर कंप्लीट सब्ट्रैक्ट होगा। इस वजह से हर t/4 का इंस्टेंट मैंने आपको दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है, गुड। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आप लोग को बता दिया कि मेरे पास सिचुएशन में क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी मैं आप लोग को दूंगा और आप लोग को खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है, गुड। देखिए मान के चलो t इक्वल टू 0 पे दो पल्स this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, again this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. This is moving in this direction, this is moving in this direction, और ये जो है इन लोगों का हाइट that is 2 centimeter, that is 2 centimeter, ठीक है। t
t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था जब दोनों एक दूसरे को आके ये साइड को आके टच कर रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन था जब दोनों एक दूसरे के टच कर रहे थे, जस्ट टच कर रहे थे। तो आपको t इज इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 और t टाइम पर, ठीक है। मान के चलो ये दोनों मूव कर रहे हैं कितनी स्पीड से, दिस इज वन राइट, तो एक दिस इज मूविंग विद 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज मूविंग विद 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों मूव कर रहे हैं 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा ठीक है, मान के चलो 0.5, हाँ दोनों मूव कर रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है ना। गुड। और t इज इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट था, मैं आपको t इज इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट बना के बता देता हूँ। t इज इक्वल टू 0 ये वाला इंस्टेंट है आपके पास, ठीक है, कि जस्ट ये वाला साइड एक दूसरे से टच करता है। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स दिस इज t इज इक्वल टू 0। तो आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 और 4 पे ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा हूँ, एक बार आपको खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ट्राई करने के बाद सोल्यूशन देखिएगा। हाँ भाई, कितने से मूव कर रहे हैं, 0.5 से, ये भी 0.5 से, ठीक है। ये आ रहे हैं भाई साहब 0.5 से, ये भी आ रहे हैं 0.5 से, तो 0 से लेके 1 सेकेंड तक मेरे पास 1 सेकेंड बीतता है, ठीक है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये भी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हर एक सेकेंड में 0.5, ये भी हर एक सेकेंड में 0.5, तो एक सेकेंड में पहला वाला कितना मूव कर देगा 0.5, दूसरा वाला कितना मूव कर देगा 0.5, आ रही ना बस में, ठीक है। पहला मूव कर रहा है 0.5 से, दूसरा मूव कर रहा है 0.5 से, तो जो रिजल्टेंट उन्होंने कवर कर लिया होगा इसका 0.5, इसका 0.5, तो जो रिजल्टेंट गैप आ गया होगा वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये हिस्सा ओवरलैप कर रहा होगा, तो मुझे दोनों ग्राफ्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का ग्राफ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड वाला अपन लोग इससे 200 बनाते हैं, फालतू में कंफ्यूजन है, ठीक है। सेकेंड वाला मैं 200 बना रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड वाला मेरे पास कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाले का हाफ यहाँ पे आ रहा है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप देखोगे कि इतने रीजन में सिर्फ फर्स्ट वेव है, इतने रीजन में सेकेंड वेव है, लेकिन ये जो बीच वाला जो रीजन है इसमें फर्स्ट भी है सेकेंड भी है, ठीक है। तो इस इतने रीजन का रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ फर्स्ट के हिसाब से मुझे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ नीचे, ठीक है। इतने रीजन में मुझे फर्स्ट के हिसाब से रिजल्टेंट से इतना दिखाई देगा, कितनी हाइट है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकंड का मैं बना रहा हूँ रिजल्टेंट, ठीक है। इतने रीजन में फर्स्ट के हिसाब से 2, सेकंड के हिसाब से 2, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना हो गया 4 और 2 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे पास टोटल 4 सेंटीमीटर। इतने रीजन में मेरे पास सिर्फ था सेकंड, तो रिजल्टेंट रहेगा मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव जो है वो ऐसे दिखाई देगी। समझ में बात, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो फाइनली 2 सेकंड पे कैसे दिखाई देगा, तो पहले फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं, सेकंड ग्राफ बनाते हैं, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, तो रिजल्टेंट फिर से 1 वो लोग मूव कर गए होंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट जो वेव जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सेकेंड वेव जो है वो उसमें कंप्लीट ओवरलैप कर लिया होगा, ठीक है। तो जिसका जो रिजल्टेंट जो रहेगा फर्स्ट के हिसाब से भी 2 सेंटीमीटर, सेकेंड के हिसाब से भी 2 सेंटीमीटर, जो रिजल्टेंट जो दिखाई देगा दैट विल बी कंप्लीट 4 सेंटीमीटर। हमारी बात। अब सर इसमें बहुत सारे, मैं आपको T0 3 और 4 सेकंड ही बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि एक एक सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे टोटल 1 सेंटीमीटर कवर कर लिया। अब क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इस वजह से दिक्कत जा रही है ना। अगर एक मूव कर रहा हो तो समझ में आ जाता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रोक के इसके रिलेटेड, मतलब इसके रिलेटेड इसको रोक दो और उसके हिसाब से इसका मोशन दो, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो मुझे 0.5 इस साइड डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 0.5 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी हो गई मेरे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में ये कितना मूव करेगा? 1 सेंटीमीटर। और ये भाई साहब यहीं रहेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद ये 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, फिर से 1 सेकंड बाद ये 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, फिर से 1 सेकंड बाद वो और 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। अब इसके नेक्स्ट 1 सेकंड, मतलब T0 3 सेकंड पे और T0 4 सेकंड पे ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा है आप लोग को मुझे सॉल्व करके आज भेजना है, ठीक है, व्हाट्सएप। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मान के चलिए मेरे पास एक इंसिडेंट पल्स ऐसे जा रही थी, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड एंड, ड्रॉ इट्स रिफ्लेक्टेड पल्स। रिफ्लेक्टेड पल्स कैसे दिखाई देगी, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप लोग आगे देखिएगा सोल्यूशन। देखिए भाई सोल्यूशन। अब क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड में मुझे पता है कि मेरे पास जो पल्स है वो रिवर्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये पल्स जो है वो उल्टी हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, समझ में आ गई बात। लेकिन उल्टी होने के बाद वो कैसे आएंगे वो समझो। ये जो मेरे पास पल्स जो जा रही थी, ठीक है, तो पहला ये वाला हिस्सा पल्स सॉरी वॉल से इंटरेक्ट करने वाला है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पहले वॉल से इंटरेक्ट करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहले ये वाला हिस्सा आएगा। हमारी बात, रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहला ये वाला हिस्सा आएगा, तो मुझे रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके पूरे रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये वाला हिस्सा वॉल से टकरा रहा होगा, तो उसके बाद बचा हुआ हिस्सा ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट पल्स जो दिखाई दे रही होगी, तो पहले मुझे ये वाला हिस्सा जो आगे वाला हिस्सा है वो पहले रिफ्लेक्ट हो गया और बाद वाला हिस्सा बाद में रिफ्लेक्ट हो गया। समझ बात? तो जो मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड पल्स जो दिखाई देगी वो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी। समझा नहीं समझा? ठीक है ना। कैसे सर? ये मेरे पास फर्स्ट टकराएगा तो इसका रिफ्लेक्शन पहले होगा, और क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड है तो इसका रिफ्लेक्शन इनवर्स हो जाना चाहिए। तो अगर ये ऐसा था तो उसका उल्टा मुझे ऐसा दिखाई देगा। समझ बात? सेकेंड बात, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने वाला, मतलब रिफ्लेक्टेड पल्स मुझे बाकी की ऐसे दिखाई देगी। समझा? ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे रिफ्लेक्शन को सॉल्व करने के लिए अपन लोग एक आसान तरीका क्या करते हैं सर, मुझे पता है कि इसका रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब इंसिडेंट वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड पल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, आया नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन टर्म इसके पहले आप लोग ने कहाँ पे सुना है सर? मिरर में सुना है, मिरर में सुना होगा। तो मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक पल्स है, इस वॉल की जगह अगर एक मिरर होता, क्या होता? मिरर। तो अगर मेरे पास मिरर होता तो इस पल का रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है? अगर इंसिडेंट पल्स ऐसे आ रही तो रिफ्लेक्टेड पल्स मुझे वहां से ऐसे रिफ्लेक्शन इस साइड आते हुए दिखाई देता। अगर इंसिडेंट पल्स ऐसी तो रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई दे रहा होता मुझे सर? ऐसा, कि ये छोटा साइड पहले दिखाई देगा, बड़ा साइड बाद में दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन तो ऐसे दिखाई देगा ना मुझे, मतलब रिफ्लेक्टेड पल्स का शेप ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, इस वजह से रिफ्लेक्टेड पल्स क्या होनी चाहिए थी? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मतलब मुझे ऐसे दिखाई। समझ आ रही बात? तो अगर इंसिडेंट पल्स ऐसी आ रही है तो आप मान सकते हो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा होगा। अगर दिस इज
फिक्स्ड है, इफ दिस इज फिक्स्ड है, ठीक है। तो यूजिंग रिफ्लेक्शन मैंने कैसे इसको सॉल्व किया समझना एक बार, ठीक है, कि सिंपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो अगर मेरे पास पल्स ऐसी आ रही होंगी तो उसका रिफ्लेक्शन भी मुझे ऐसा आते हुए दिखाई देगा, पहला छोटा वाला साइड, बाद में लंबा वाला साइड। अब क्योंकि फिक्स्ड है तो वो रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसको बस उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्टेड पल्स मुझे ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, हमारी बात, ठीक है, बस एक जुगाड़ है, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्टेड पल्स फाइनली मुझे ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अगर ये फिक्स्ड एंड की जगह अगर मान के चलो मेरे पास फ्री एंड होता, कैसे एंड होता, फ्री एंड, देन ड्रॉ इट्स रिफ्लेक्टेड पल्स, देन ड्रॉ इट्स रिफ्लेक्टेड पल्स। आपको जैसे मैंने अभी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इन द प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास पल्स ऐसी जा रही थी, यहां पे फिक्स्ड एंड था, और मान के चलो यहां पे मैंने एक रिंग से जोड़ रखा, सो दिस इज अ फ्री एंड, दिस इज अ फ्री एंड, मैंने पल्स जनरेट कर दी थी किसी तरीके से, ठीक है, और पल्स मेरे पास ऐसे मूव कर दी, ठीक है, सच दैट पहले फिक्स्ड एंड से टकराएंगे उसके बाद फ्री एंड से टकराएंगे, ठीक है। तो आपको पूछा गया फाइंड शेप ऑफ पल्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन, फाइंड शेप ऑफ पल्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। इसके सिवा मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क आज दूंगा, ठीक है, फ्रॉम मेरे पास जो नोट्स है उससे, और इवन फ्रॉम HCV, तो वो होमवर्क जरूर करना है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो आप लोग फ्रीली फ्रेंकली बताओ, मैं आपको वापस से वो अगले लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस टॉपिक एक बार थोड़ा सा रीड करके रखना, अच्छे से और क्लियरिटी आएगी।